हमारा आपका पता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर अवाम का बड़ा अच्छा है, तो किसी ने कहा कि जो हम मीडिएशन करवा रहे हैं उसका एक फ़ायदा हमें ज़रूर हुआ है कि ईरान के साथ भी हमारा राब्ता है, अमेरिका के साथ भी हमारा राब्ता है। तो ज़ाहिर है आप भी पंजाबी जानते हैं, तो पंजाबी में किसी ने लिखा हुआ था कि ये ईरान और अमेरिका जब मिसाइल चलाते हैं तो हमें फ़ोन करके बता देते हैं कि वजन अगाजे तो कीमता बता दो। तो ऐसे ही बिल्कुल ठीक बात है जी। काश ये निज़ाम जो है कामरान इतना ही आसान होता। गुजारिश ये है कि एक मुल्क जो 90% अपनी तवानाई की ज़रूरत इंपोर्ट्स के ज़रिए मीट करता हो, उसके तेल के वज़ीर या पेट्रोलियम मिनिस्टर के पास कितनी कोई गुंजाइश होगी, ख़ास तौर पे जब वो मुल्क IMF प्रोग्राम के अंदर भी हो। ये मैं आप दोनों, अल्लाह ताला ने आपको बहुत सा विजडम, बहुत सा एक्सपीरियंस, बहुत सी नॉलेज दी है, आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। पर मेरा तो सिर्फ और सिर्फ कामरान बड़ा आसान मेरे ख्याल से रोल था। अगर आपके पास ये क्लैरिटी मौजूद हो कि आपने लोगों को इस तकलीफ़ के दौर में, क्योंकि यकीनन तकलीफ़ तो आई है, अपनी तर्ज़ ज़िंदगी किस तरह से तब्दील करना है उसका मौका और उसकी चॉइस उनको खुद दें, और जो प्राइस की पीछे से ट्रांसमिशन आ रही है उसको रोकने की अगर सलाहियत है तो रोक लें। जो वज़ीर आज़म साहब ने 130 अरब खर्चे, फिर 100 अरब तकरीबन सूबों से लेके मदद के साथ किए, पर उसके बाद आपके वसाइल तंग पड़ गए। तो अगर आप रोक सकते हैं रोक लें, वरना आवाम को ये फैसले अपने आप करने दें और उनके ऊपर कोई शिकंजे तंग मत करें कि वो हम रेशन करेंगे। 1200 पेट्रोल पंपों के ऊपर, 12,000 पेट्रोल पंपों के ऊपर जाके कतारें लग रही हों, किसी जगह फ़ोन चल रहा है, किसी जगह नहीं चल रहा, लड़ाई झगड़े हो रहे हों। तो अगर आपके पास ये क्लैरिटी हो तो उसके लिए जो भी फैसले करने हों आपको करने पड़ते हैं। और दूसरी चीज़ जिससे मुझे हिम्मत मिली वो ये थी कि मैंने जब हल्फ लिया था ना कामरान, मैंने उसकी जब अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त बख्शी, शहर ने इज़्ज़त बख्शी, जमात ने इज़्ज़त बख्शी, तो मैंने उसके जब हल्फ बर्दारी की वीडियो अपनी सोशल मीडिया पे अपलोड की थी ना, जब वो आज भी मौजूद थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसके साथ क्या पैगाम लिखूं। तो मैंने बड़ा सोच के बाद मैंने जो पैगाम लिखा मैं आपके आगे दोहरा देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि इस्तिकामत के साथ उसके ऊपर आगे चलूँ। वो पैगाम ये था कि अल्लाह ताला मुझे ये हिम्मत अता फरमाए कि मैं तारीख के अंदर अच्छे अल्फाज से मुझे याद किया जाए मेरे दौर को। लोगों की तकलीफ अपनी जगह, जब हमने सऊदी अरेबिया से 2022 में सस्ता डीजल बेचने की कोशिश की थी तो उसका नतीजा देख लिया था ना। क्या पाकिस्तान की तारीख में उसको कोई मिटा सकेगा कभी भी? जो उस वक्त के वजीर आजम थे, जितने मर्जी मकबूल हो, जितने बड़े मर्जी लीडर हों, क्या आज भी उनके पास ये स्टिग्मा और उनके वजीर खजाना के पास ये स्टिग्मा मौजूद नहीं है कि IMF को फोन करके पाकिस्तान को दिवालियापन के नहज पे लेके जा रहे थे? अच्छा, तो अगर आपके पास ये क्लैरिटी मौजूद हो तो यकीन माने कोई ज्यादा चॉइस नहीं थी मेरे पास। तो अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, जिस हद तक कर सका कर लिया। जितनी देर अल्लाह ताला इस ओहदे पे, जमात इस ओहदे पे रखेगी रहेंगे, वरना जाके कोई और काम कर लेंगे। चले आज मलिक साहब कीमतों की बात नहीं करेंगे, अब आदत सी हो गई है कि 55 रुपए बढ़ गया, 74 रुपए कम हो गया कभी, और 80 रुपए घट गया, 80 रुपए 74 रुपए, और कभी 1 रुपए 97 पैसे आपने कम कर दिया और फिर बढ़ा दिया अगले हफ्ते 13 रुपए। तो ये तो लगता है कि अब हम आवाम को इसकी आदत सी होगी। जो एक ब्रॉडर इश्यूज है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। एक प्राइसिंग फार्मूला है आपका, मार्केट के अंदर डिस्टॉर्शंस की जो बात है, अभी जैसे आपने फरमाया कि 2022 का जो स्टिग्मा है वो आज तक खत्म नहीं, और ये बात एक हकीकत है। मैंने ही उस वक्त खबर की थी कि इन्होंने जो उस वक्त 200 अरब रुपए का एक पैकेज अनाउंस किया था, उसकी वजह से IMF ने अपना मिशन जो है पाकिस्तान का वो कैंसिल कर दिया, और उसके बाद चीजें जो है वो एक अब हिस्ट्री है सबके सामने। आपकी हुकूमत ने भी कोशिश की 1 महीना कुछ सब्सिडी देने की, और अब कहा यह जा रहा है कि उस वक्त के आपके जो अभी तो आप फुल प्राइस पे चार्ज कर रहे हैं और टैक्सेस भी ले रहे हैं, उस वक्त के कुछ 66 अरब रुपए जो हुकूमत ने वादा किया था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, आज भी वो पेंडिंग है, और इसकी वजह से अब ऑयल सप्लाईज के ऊपर प्रेशर आ रहा है। ये बात दुरुस्त है? और अगर है तो फिर आप लोगों ने अदायगी क्यों नहीं की? शहबाज साहब, मेरे ख्याल से ये तो एक छोटा मसला है। अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर पहले गुफ्तगू कर लेता हूँ, पर 1 सेकंड के लिए जिस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देना है ना, वो ये है कि पाकिस्तान ने अपने एनर्जी सिक्योरिटी के आर्किटेक्चर को उसको रोबस्ट करने के लिए 70-80 साल हो गए हैं पाकिस्तान को।
क्यों हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे पास क्या स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, हमारी रिफाइनरियों की क्या सलाहियत होनी चाहिए, हमारे पास अपनी अल्लाह ताला ने यहाँ पे जियोलॉजी के अंदर इतना पोटेंशियल दिया, उसको हमने क्यों नहीं हार्वेस्ट किया। तो उसके ऊपर चाहे आप बाद में आ जाइएगा, मैं प्राइसिंग फार्मूले का तो छोटा मसला है। देखिए, अगर आपके पास अपनी चीज हो तो आप उसको जिस मर्जी कीमत पे बेच लें। जब आपने बाहर से मंगवाना है और उसकी कीमत लागत फर्क है और आप उसको सस्ता बेचेंगे तो उसका एक बोझ आपको उठाना पड़ेगा। तो जो अब आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत ने जब इतना बड़ा शॉक आया तो उसके सामने बंद बांधने की कोशिश की और उसकी जो पेमेंट्स हैं वो आज तक लिंगर ऑन कर रही हैं। और किस तरह से ये मुख्तलिफ है 2022 के वो उस इकदाम से जिसकी तरफ मैंने भी इशारा किया, आपने भी बात किया। देखें, बुनियादी फ़र्क जो है ना शहबाज साहब, वो ये है कि ये जो बंद बांधने की कोशिश गई थी उसके पीछे वसाइल का इंतजाम किया गया था। दिस वॉज अ फंडेड सब्सिडी, इट वॉज मे बी अ पुअरली डिजाइंड सब्सिडी बिकॉज ब्लैंकेट थी, टारगेटेड नहीं थी। पर उस वक्त जब ये शॉक आया था, क्या इतना लोगों को अंदाजा था कि इसका क्या हुजूम और इसका क्या दुरानिया होगा? तो उसके अंदर आप इतनी गुंजाइश हमें दे दें कि वो शहबाज शरीफ साहब ने पेटी कस के, पेट पे पत्थर बांध के, तो उन्होंने वसाइल अलहदा किए थे, उसके बाद किया था। एंड दैट मनी बिफोर द अनाउंसमेंट वाज ट्रांसफर्ड इनटू द अकाउंट ऑफ ओगरा। आज भी वो पैसे ओगरा के पास मौजूद हैं। जो क्लेम ओएमसीज जमा करवाती हैं उसकी स्क्रूटनी जो कि होनी चाहिए, क्योंकि 2-4 वहां पे ऐसे स्कैंडल्स आए कि जिसके बाद शायद उनको मोहतात होना पड़ा, तो वो उसकी वेरासिटी को, उसकी जो बल्कि सब कतकलामी की माजरत 12-15 अरब के, ठीक है, अगर लेट्स से क्लेम्स आपके डिस्प्यूटेड भी हैं और शायद एक आध ओएमसी के हों या 2 के हों, तो बाकी तो पेमेंट्स होने चाहिए ना। बिल्कुल, मैंने तो आपसे, देखें, मैं तो हर रोज खत भी के लिखता हूं, उसके ऊपर टीवी के ऊपर भी बात करता हूं कि एक वजह जिसने इनेबल किया था हमें कि हम ड्राई आउट से पाकिस्तान को बचाते, वो ये था कि हमने ओएमसीज एंड रिफाइनरीज की लिक्विडिटी इंपेयर नहीं करने दी थी। और अब जब ये जिम्मेदारी एनसीएमसी के पास है तो मैं हर रोज उनको जाके यही बात करता हूं कि लिक्विडिटी को प्रोटेक्ट करें। किसी ने गलत किया उसकी गर्दन काट दें, पर अगर किसी ने गलत नहीं किया उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे के 5% रोक लें, 10% रोक लें, बाकी पैसा दें ताकि वो काम चलाएं। और इसमें भी कोई शक नहीं है, उसकी वजह से बिल्कुल स्ट्रेन और स्ट्रेस चेन के ऊपर है, क्योंकि अब जो जहाज 100 रुपए का आता था आज 200 रुपए का आ रहा है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है। फिर हमने स्ट्रिंजेंट ये भी कर दिया है कि स्टॉक अपना मेंटेन करो, ये करो। पहले तो पूछता कोई नहीं था, सेल्फ रिपोर्टिंग करो। प्राइम मिनिस्टर ने तो ये फैसला किया कि पीडब्ल्यूसी से मंथ एंड की स्टॉक रिपोर्ट्स जमा करवाओ ताकि ये किताबों के अंदर स्टॉक ना हो खाली और तुम मुनाफे इकट्ठे कर रहे हो। तो मैं इसका ना कोई क्रेडिट ना कोई डिसक्रेडिट, बट एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट कि अगर किसी का जायज क्लेम है, हुकूमत ने वादा किया था, इट शुड बी पेड आउट as soon as possible। अच्छा मलिक साहब, ये जो ईरान अमेरिका की जंग है, ये इसमें बहुत से सबक भी हैं। मसलन आपने खुद लॉन्ग टर्म अगर पॉलिसी की बात करें, और हम 90% जो तेल इंपोर्ट करते हैं गल्फ कंट्री से करते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर रिलाय करते हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अगर आप बात करें तो इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है और मुस्तकबिल में भी इसका पता नहीं है। तो इसके हवाले से कभी हमने सोचा है या अभी हम सोच रहे हैं कि इसको डाइवर्सिफाई करें, कि हम एक ही जगह से एक ही रूट या मेजॉरिटी हमने एक ही बास्केट में अपने अंडे डाले हुए हैं, क्योंकि फ्यूचर तो बड़ा अनसर्टन है। तो उस पर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि अब हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गिवन द लेटेस्ट जो जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। तो इस पर भी हम सोच रहे हैं क्या? कामरान, इसमें मैं बिल्कुल आपको तफसील से, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन कि अगर आपने इस मुल्क के लिए कुछ करना है, जो आपकी नस्लें याद करें, वो ये है कि आप एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर पाकिस्तान की क्या कर सकते हैं। मैं उस पर आता हूँ, पर उससे पहले देखें 3-4 लोग जिन्होंने इस मुश्किल तरीन हालात में, जब हमारा सारी की सारी डिपेंडेंस हुर्मुज़ के ऊपर थी, जिन्होंने उस हालात में भी हमें मदद दी और हमें एक अच्छे अंदाज के अंदर हम उससे निकल सके, उनमें मैं चंद लोगों के और चंद ममालिक के नाम ले लूँ तो मेरे ख्याल से इट वुड नॉट बी अनफेयर। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल साहब ने जिस तरह से एक एक जहाज, एक एक मुल्क को फॉलो करके ऑल्टरनेटिव सप्लाईज का अरेंज करवाया, आई थिंक दैट मस्ट बी अप्रिशिएटेड। फिर 2 और वजीर जिन्होंने रात दिन मेरी मदद की, फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब और मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी हर तरह से इस तनाज़े को हल करवाने के लिए बेपनाह मदद की। फिर सऊदी अरेबिया ने मोर देन
एक कदम जिसको आप कहते हैं, दे टुक मल्टीपल स्टेप्स टुवर्ड्स अस के यानबू से सबसे पहले आपको उन्होंने सप्लाईज अरेंज करवाई। यूएई के साथ भी हमारे हॉट कोल्ड रिलेशनशिप चलते रहे और वो मामलात जो इस खित्ते की तनाज़े के अंदर हुआ वो अपनी जगह पर, उन्होंने मेरे लिए एडनॉक ने कभी मुझे कोई उसके अंदर कोई बंदिश या तंगी नहीं आने दी। उन्होंने फुजेरा के थ्रू हमें दी, हम अमेरिका से लेके आए, ईरान ने हमें मदद दी, पैसेज दिया, तो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। एंड कतर ने किया मेरे कहने पे, सादल काबी साहब को मैं फोन करता था, वो अपने जहाज को बगैर इंश्योरेंस बगैर किसी चीज के एलएनजी के भेज देते थे वो। और ये वो वक्त था कि कितने कितने 20-30 मिलियन डॉलर का जहाज के ऊपर फर्क था, उन्होंने हमें दिया। तो इन सबको एक्नॉलेज करते हुए आई कम टू द वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन दैट यू आस्क के जी एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर आपने क्या करना है। तो इसके ऊपर वजीर आजम साहब ने और फील्ड मार्शल साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि इस सारे के सारे निज़ाम को री एवेल्यूएट करें। तो अब हमने जो सिस्टम बनाया ना कामरान, उसके अंदर 3-4 बुनियादी पिलर्स हैं जिसके ऊपर इसको हमने खड़ा किया। पहला तो ये है कि क्या हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जिससे बहुत से ममालिक ने इस सारी की सारी चीज को कुशन किया, क्या वो निज़ाम और उसका क्या आर्किटेक्चर और उसके लिए क्या वसाइल, करना ना करना तो हमारी जेब के ऊपर मुनस्सिर है ना, पर क्या हमारे पास वो तफसीलात मौजूद है कि नहीं मौजूद है। तो उसके लिए एक इंटरनेशनल स्टडी जो कमीशन हुई है, उसमें 2 कंसल्टेंट शॉर्टलिस्ट हो गए वर्ल्ड रिनाउंड, जो दुनिया के साथ बेंचमार्किंग करेंगे। उसके बाद क्या हमारा लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस है, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या कहीं हम एग्जिस्टिंग टैंक को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या अंडरग्राउंड रखना है, क्या क्रूड को ले सकते हैं। क्रूड को लेंगे तो उसके अंदर कंबस्शन का रिस्क नहीं है, बट वो इवेपोरेशन का प्रॉब्लम है। फिर उसको सर्कुलेट आपने कैसे करना है, उसकी मैनेजमेंट कैसे होनी है। अगर रिफाइंड प्रोडक्ट रखेंगे तो आपको उसका कंबस्शन का, उसकी आग का रिस्क है। तो पूरा गवर्नेंस का निजाम और फाइनेंस कैसे करना है, उसके ऊपर तफसीली काम हो रहा है। और मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, देखें ये स्टडी होने के बाद भी शायद हम ना कर सकें, बट एटलीस्ट इट विल बी एन एजुकेटेड डिसीजन। बिकॉज अगर हम ये फैसला करते हैं कि हमने एक दिन का खाम तेल ही रखना है तो $500 मिलियन उसके लिए चाहिए। पाइड से हमने स्टडी करवाई तो वो कहते हैं कि जी $60-70 पर बैरल आपको वन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप की कॉस्ट चाहिए, तो वो और $300-400 मिलियन है। तो क्या $1 अरब आप अपोर्शन कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते, बट क्या हम उसको 10 साल में कर सकते हैं? जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, हमारे करंट स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के कितने, मतलब इसमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है सर। कितने दिन के होते हैं हमारे पास? सर देयर इज नो स्ट्रेटेजिक रिजर्व। आर्म फोर्सेस वगैरह ने जो छोटे मोटे अपने रखे होते हैं एज ए कंट्री, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स इज समथिंग दैट आई कंट्रोल विद माई पेन कि जी आज रिलीज कर दो, मार्केट में रिफाइनरियों को दे दो और उनसे कीमत कंट्रोल कर लो।